हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पे लास्ट किया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर प्रकार की बात करें तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो है 5 प्रकार दिए गए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उपचयन अपचयन या जिसे इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रकार की अभिक्रिया से, जो कि है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो अगर कोई भी पूछे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन यानी जुड़ना। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? अभिकारक याद है आपको? क्या था कि वो सारे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो एक अभिकारक ए और अभिकारक बी, 2 अभिकारक हो गए, ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं सी। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के अंदर आती हैं। उदाहरण में कोयले का दहन, जैसे कोयला जो है कार्बन होता है और उसका दहन यानी जलाएंगे तो जलाने में वायु में ऑक्सीजन होता है तो उससे रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो 2 अभिकारक थे और एक उत्पाद बना। तो जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे और एक उत्पाद बन रहा होगा, सारे संयोजन अभिक्रिया के अंदर आएंगे। ऐसे जल का निर्माण, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलती है तो जल बन जाता है। तो यहाँ पे भी 2 अभिकारक और एक उत्पाद। तो ये भी उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टी होती है। अब उल्टी कैसे? कि संयोजन में क्या हो रहा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बना रहा था। अब वियोजन में क्या होगा? एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ लो, कोई एक चीज होगी वो टूटेगी और बहुत सारे उत्पाद बना देगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ए कोई अभिकारक है, वो टूटकर जो है बी और सी 2 उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या संयोजन में क्या होता था? 2 अभिकारक होते थे, एक उत्पाद होता था। तो ये उसका उल्टा हो गया, एक अभिकारक और 2 उत्पाद या 2 से अधिक भी उत्पाद हो सकते थे। ठीक है, अब खुद से सोचो कि कोई एक चीज है, उसे टूटने के लिए ऊर्जा तो चाहिए होगी। तो इस ढंग से हम वियोजन को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युतीय वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब नाम से भी आप समझ लोगे, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होती है उष्मीय वियोजन, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होती है विद्युतीय वियोजन, और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि वो सारी अभिक्रियाएं जो जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा जो है वो उष्मा के रूप में भी हो सकती है, विद्युत के रूप में भी हो सकती है और प्रकाश के रूप में भी हो सकती है। तो इस आधार पर वियोजन को 3 प्रकार में बांट दिया गया है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। तो आइए सबको 1 बाय 1 समझते हैं। तो उष्मीय वियोजन पहले बता चुका हूँ, अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। तो अभिकारक जो है उष्मा की उपस्थिति में जब टूटता है ना 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब उष्मीय वियोजन का एक उदाहरण भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देंगे तो ये एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उष्मा की उपस्थिति में हुआ, तो ये किसका उदाहरण हो गया? उष्मीय वियोजन का। ठीक है,
अब दूसरा जो प्रकार है वियोजन का वो है वैद्युतीय वियोजन या वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन यानी विद्युत की उपस्थिति में, तो विद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण होने वाला वियोजन। तो जैसे H2O जल है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित हो जाएगा, यानी 2 उत्पाद बना देगा, ठीक है। तो ये विद्युत की उपस्थिति में हुआ। तो ऐसे सारे वियोजन विद्युतीय वियोजन कहलाते हैं जो विद्युत की उपस्थिति में होते हैं। अब तीसरा प्रकार जो है वियोजन का, वह प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसे वियोजन अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो उसे कहते हैं क्या, प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है और 2 उत्पाद बना देता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि ये वाली अभिक्रिया जो है प्रकाशीय वियोजन, जो सिल्वर और क्लोराइड में टूटता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालने में किया जाता है। पेपर में कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। तो हमने 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली, संयोजन और वियोजन। अब आते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया की ओर, जो है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, तो आप ऐसे समझ लो कि मैं पहले एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद इस अभिक्रिया को समझाऊंगा। कि मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक ताकतवर है, एक थोड़ा कमजोर है। अब कमजोर के पास कोई एक ऐसा खिलौना है जो ताकतवर को पसंद आ गया, तो ताकतवर क्या करेगा कि उस कमजोर वाले से उसका खिलौना छीन लेगा और कमजोर वाले को अलग कर देगा, ठीक है, और खुद वो खिलौना ले लेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया कुछ ऐसे ही होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक यौगिक होता है और कोई एक तत्व होता है। तो यौगिक समझ लो वो कमजोर वाला बच्चा है जिसके पास खिलौना है, और जो दूसरा तत्व है वो ताकतवर है, ठीक है। तो ताकतवर वाला जो तत्व है वो क्या करेगा कि उस यौगिक से, ठीक है, उसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, जो भी चीज़ होगी खिलौना उसके पास, वो ले लेगा और उसको उसके यौगिक से, यानी कि कमजोर को उसके खिलौने से अलग कर देगा, ठीक है, ऐसे समझना है। तो यहाँ पे इसको आप सही से समझते हैं। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी इस अभिक्रिया के अंदर जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो यहाँ पे जो कम क्रियाशील तत्व वाला यौगिक है वो बच्चा अपने खिलौने के साथ है, और जो अधिक क्रियाशील वाला है वो ताकतवर है। तो अधिक क्रियाशील वाला क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके खिलौने से अलग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन हो गया, ठीक है, Fe, और कॉपर सल्फेट हो गया। तो कॉपर जो है कमजोर बच्चा है और सल्फेट उसका खिलौना है, ठीक है। और आयरन जो है वो समझ लो ताकतवर बच्चा है। अब आयरन को जो है वो सल्फेट पसंद आ गया, खिलौना पसंद आ गया। तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, सल्फेट ले लिया, यानी आयरन ने इस सल्फेट को ले लिया और कॉपर को इस खिलौने से अलग कर दिया। तो कॉपर अलग हो गया, कमजोर बच्चा अलग हो गया, ठीक है। तो ये ताकतवर बच्चा था, ये कमजोर था, ये खिलौना था। तो खिलौना ताकतवर ने ले लिया और कमजोर बच्चे को उसके यौगिक से अलग कर दिया। तो इसको साइंस की भाषा में कहते हैं कि Fe अधिक क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था। तो जो अधिक क्रियाशील आयरन था उसने कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर दिया और उसका सल्फेट ले लिया, ठीक है। तो इस ढंग से इसको समझते हैं। विस्थापन मतलब कि विस्थापित कर देना कम क्रियाशील को उसके यौगिक से। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे विस्थापन था वैसे द्विविस्थापन होता है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लो कि 2 दोस्त हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों के पास एक खिलौना है। तो जो पहला दोस्त है उसे दूसरे दोस्त का खिलौना पसंद आ गया, दूसरा दोस्त है उसे पहले दोस्त का खिलौना पसंद आ गया। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का खिलौना पसंद आ रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो Na2SO4 BaCl2, मान लो पहला दोस्त Na है, उसके पास खिलौना SO4 है, दूसरा दोस्त Ba है, उसके पास खिलौना Cl2 है। तो Na को Cl पसंद आ गया, Ba को SO4 पसंद आ गया। तो देखो Ba ने SO4 ले लिया, Ba ने इसका SO4 ले लिया
और Na ने इसका Cl ले लिया, Na ने इसका Cl ले लिया, यानी दोनों ने समझौता कर लिया और दोनों ने अपना अपना खिलौना एक दूसरे को दे दिया। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो सल्फेट था और ये क्लोराइड थे, दोनों आयन थे, तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। सल्फेट ले लिया बेरियम ने, क्लोराइड ले लिया सोडियम ने। ठीक है, तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं पांचवी प्रकार की अभिक्रिया की ओर, जिसे उपचयन और अपचयन कहते हैं। और दोनों एक साथ हो रहे होंगे जो कि अक्सर होते हैं, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या एक साथ कहते हैं उपचयन अपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन द्वारा आगे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन हट रहा हो। तो आप ऐसे समझ लो, ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें आपको दिख रहा हो कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा है या फिर हाइड्रोजन हटा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपचयन क्या होता है? तो इसका उल्टा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है और ऑक्सीजन हट रहा होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं उपचयन का, कि कार्बन है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ अकेला कार्बन था, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या होता है? उपचयन। तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण हो गया? उपचयन का। वहीं दूसरी तरफ एक और देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर प्लस वाटर बन गया, यानी H2O जल बन गया। तो यहाँ पे कॉपर गैस ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर गैस ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन के हटने को, ऑक्सीजन के ह्रास को क्या कहते हैं? अपचयन। तो यहाँ पे जो है वो अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यानी कि हट गया, तो यहाँ पे अपचयन हो गया। देखो अपचयन। ठीक है, और वहीं H2 में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने को या वृद्धि को क्या कहते हैं? उपचयन। तो यहाँ पे उपचयन हुआ है, यहाँ अपचयन हुआ है, तो ये भी एक ही अभिक्रिया के अंदर उपचयन अपचयन दोनों हुआ, तो इसे इंग्लिश में रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन, और हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखना। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ लो, कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा होता है, तो उसमें एक चीज ऑक्सीकारक कहलाती है। तो ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे सारे पदार्थ जो अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन देने का काम करते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। याद रहेगा। तो ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन होता है और वो अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो ये था ऑक्सीकारक की परिभाषा। अब आते हैं कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन को देखिए, कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है और कौन सा अपचयित हुआ है। तो एक बार ऊपर से समझ लेते हैं। देखो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है जिस चीज में, वो उपचयित हुआ है, और जिससे ऑक्सीजन हटा है वो अपचयित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन जो है वो उपचयित हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन का उपचयन हुआ है, यानी उपचयित हो गया कार्बन, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हट गया, तो ये अपचयित। ठीक है, ऐसे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तो ये हो गया अपचयित, क्योंकि ऑक्सीजन हटना अपचयित। ठीक है, अपचयित। और वहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ने वाला जो होता है वो उपचयित। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ टर्म जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार पेपर में पूछा गया है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में आप कहाँ पे देखते हो उपचयन का प्रभाव। अब उपचयन तो पता है ना आपको क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पे एक तो है संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता पढ़ेंगे। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है कोई पूछ ले, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें लोहे की चीज़ें जो होती हैं उनमें जंग लग जाता है, तो ये संक्षारण का एक उदाहरण है। तो संक्षारण होता क्या है उसको समझते हैं। जब कोई धातु, अब धातु के अंदर लोहा भी आता है, चांदी भी आता है, तांबा भी आता है, धातु में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है
तब धातु संक्षारित हो जाता है और इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे संक्षारण बदल के क्या है, तो संक्षारण कुछ नहीं है, किसी भी धातु का अम्ल, आर्द्रता, जल, वायु की उपस्थिति में आने से जो संक्षारण होता है यानी वो खराब हो जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ लेगा संक्षारण के कुछ उदाहरण दो, तो लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत का आना, तांबे का हरा होना, ठीक है, घर में अगर तांबे का बर्तन होगा तो देखना हरा हरा हो जाता है, चांदी काले रंग का होने लग जाता है, लोहे पे भूरे रंग की, लाल रंग की एक परत आ जाती है जो झड़ती रहती है, वो होता है जंग। तो ये तीनों उदाहरण हैं किसके, संक्षारण के। अब आपसे पूछा जाएगा कि हम संक्षारित होने से किसी भी धातु को कैसे बचा सकते हैं, तो 2-3 तरीके हैं। एक तो उसको पेंट कर दो या ऑयल ग्रीस लगा दो उसके ऊपर। आपने देखा होगा कि जो कूलर का स्टैंड होता है उस पर लोग पेंट कर लेते हैं, लोहे का गेट होता है उस पर पेंट करते हैं, ठीक है। तो पेंट इसीलिए करते हैं जिससे वो संक्षारित होने से बच जाए और लंबे समय तक चले। और दूसरा तरीका यशद लेपन। अब आप बोलोगे यशद लेपन क्या है, तो यशद लेपन होता है लोहे की किसी भी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है कि पहले जिंक जो है वही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो लोहे तक जो है वो नहीं पहुंच पाता वायु और उसका उपचयन नहीं होता और लोहा लंबे समय तक बचा रहता है। और तीसरा तरीका है कि धातु के जो वस्तुएं होंगी उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे कि वो दूर रहे वायु से, आर्द्रता से, ठीक है, अम्ल से, तो वो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो ये थे आपके बचाव के तरीके संक्षारित होने से। अब आते हैं विकृत गंधिता, यानी दूसरा प्रभाव उपचयन का रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम देखते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होता है, तो इसको पहले आम भाषा में आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अगर हम कोई खाना रात को बच जाता है और उसको फ्रीज में ना डालें तो सुबह उसमें से क्या बदबू सी आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा खट्टा सा हो जाता है, यानी खराब सा लगता है। तो यही विकृत गंधिता होती है। तो विकृत गंधिता सीधे से कहेंगे कि कोई भी वसा युक्त, वसा जानते हो ना, फैट, तो फैट युक्त या तेल युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो वायु के संपर्क में आने से उसमें जो है उसका स्वाद और उसका जो गंध है वो बदल जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब विकृत गंधिता से हम कैसे बचा सकते हैं खाने को विकृत गंधित होने से, तो सबसे पहले चिप्स वगैरह आपने देखा होगा कि बड़ा हवा भर के आता है, तो चिप्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन के भरने से क्या होता है कि नाइट्रोजन के भरने से क्या होता है, तो वो लंबे समय तक बचा रहता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों को वायु अवरुद्ध स्थान पर रखना, यानी कि हम क्या करें कि किसी भी खाद्य पदार्थ को जो तेल या वसा वाला है उसको ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे कि वायु वगैरह आता ही ना हो, एयर टाइट कंटेनर कहते हैं उसमें रख दे, जैसे फ्रीज वगैरह में रख दे तो लंबे समय तक बचा रह सकता है। और तीसरा तरीका है बचाने का विकृत गंधित होने से कि विऑक्सीकारकों का उपयोग करें। अब विऑक्सीकारक होते हैं ऐसी चीजें जो ऑक्सीजन को काटती हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने ही नहीं देती, जिससे खराब होगा ही नहीं खाना, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करके। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित होने से। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, ऊष्मक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि हमने अभिक्रिया के 5 प्रकार पढ़े। अब ये 2 अलग से भी प्रकार दिए हुए हैं और ये पेपर में बहुत बार पूछे हुए हैं, दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, यानी कई तरीके के इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना है ना, तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है या ऊष्मा भी निकलता है, तो उसे कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा, तो ऊष्मा यानी कि गर्मी भी निकलती है। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें गर्मी निकलती है उत्पाद के साथ, तो उसे कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो जितने भी संयोजन अभिक्रिया थे ना, हमने पढ़ा था पहला प्रकार, तो वो सारी उदाहरण होते हैं ऊष्मक्षेपी के। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो नाम में शोषी है, यानी कि जो अवशोषित करता है ऊष्मा को, तो वे सारी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब ये ऊर्जा जो है विद्युत के रूप में हो, ऊष्मा के रूप में हो या
प्रकाश के रूप में हो, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मशोषी कहते हैं। तो इसका उल्टा मान लो, इसमें ऊष्मा बनता है यानी ऊष्मा निकलता है उत्पाद के साथ, और इसमें ऊष्मा लगता है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद को बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभी ऊर्जा 3 तरीके से हो सकता है, विद्युत के रूप में हो सकता है, प्रकाश के रूप में हो सकता है, ऊष्मा के रूप में हो सकता है। तो जैसे H2O यानी जल है, अब जल को विद्युत की उपस्थिति में क्या किया गया कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया गया, तो ये विद्युत देना पड़ा यानी बनानी, उल्टा हमें देना पड़ा। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती हैं। तो जितने भी वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़े थे ना, वो सारे ऊष्मशोषी के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।